हेलो एवरीवन। तो हम क्या कर रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसके पहले के लेक्चर्स में हम डिस्कवरीज हैं, किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। सेल को किसने डिस्कवर किया था और क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस भी कर चुके हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी डिफरेंस कर चुके हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया हो। आज जो हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं वो कुछ पीछे के टर्म से भी रिलेटेड है, तो आपको वो टर्म्स भी पता होने चाहिए। आज जो हमारा डिफरेंस है वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, कि इनमें सिंगल सेल होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब मोर देन वन सेल होगी। ठीक है, ये हमने देखा कि यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होती है और मल्टीसेलुलर में मोर देन वन सेल होती है। अब इसे हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यूनिसेलुलर में हमने सिंगल सेल की बात की, तो सिंगल सेल जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे अमीबा का डायग्राम तो आपने किया ही होगा कभी, अगर नहीं किया है तो आप एक बार देख लो। बैक्टीरिया का डायग्राम आपको लास्ट लेक्चर में समझाया गया था प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल का क्या मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सिंगल सेल होती है और वही सेल क्या करती है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। हम ह्यूमन बीइंग अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, अपने से कंपेयर करते हैं इनको। जो ह्यूमन बीइंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी का हर एक जो पार्ट होता है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग की बात की, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, सांस लेने के लिए अलग से सिस्टम होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और अगर खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग से सिस्टम होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम लेते हैं। ठीक है, फिर फूड डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो अननेसेसरी फूड है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी में बच जाता है उसको एक्सक्रीट आउट करना होता है। उसके लिए एक अलग से सिस्टम डेवलप होता है हमारी बॉडी में, वो सिस्टम का क्या नाम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स हैं या फिर अलग अलग ऑर्गन, टिश्यू या सेल होती है स्पेशलाइज्ड। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें पूरी बॉडी में ही एक सेल होती है। मल्टीसेलुलर में तो एक पूरी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में एक सेल होती है, वही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। उसको खाना है, डाइजेस्ट करना है, या फिर उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट करना है, वो सब एक ही पर्टिकुलर सेल करती है। जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन होता है एक्सक्रीट आउट, ठीक है, वेस्ट एंड वाटर। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एक्सक्रीशन का काम करती है। फिर इसमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। फूड वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, जैसे हमारी बॉडी में ये डाइजेशन का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें फूड वैक्यूल क्या काम करती है, डाइजेशन का काम करती है। जो फूड लेते हैं ना उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। एक स्ट्रक्चर होती है अमीबा के अंदर, सूडोपोडिया। सूडो मीन्स होता है फोल्स, ठीक है, और पोडिया मीन्स होता है फीट, फोल्स फीट। एक तो सूडोपोडिया है वो इनके रनिंग में हेल्प करते हैं, ये कैसे चलते हैं, ठीक है, इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी लेग्स हेल्प करती हैं हमारी, तो इनमें सूडोपोडिया होते हैं जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और दूसरा काम क्या होता है इनका, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है इनके पास, जैसे मान लो ये कोई फूड पार्टिकल आ गया बाहर से,
तो ये हमारी तरह माउथ तो है नहीं कि हाँ फूड पार्टिकल आया हमने हाथ से लिया और झटाक से मुंह में ले लिया, ऐसा तो होता नहीं है इनमें। तो जो फूड पार्टिकल है जैसे ही इनकी मेम्ब्रेन के पास आता है तो इनकी जो मेम्ब्रेन है वो उस फूड पार्टिकल को सराउंड कर लेती है और सराउंड करके उसको एंगल्फ करके अंदर लेके जाती है। तो इसके बाहर से ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, तो अमीबा का फूड कैसे लेता है अमीबा, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये प्रोसेस भी आपको समझाए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि यूनिसेलुलर के लिए जो इनफ हो कि यूनिसेलुलर में ये सिंगल सेल है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, ये जो बीच में दिखा रखा है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये जो सिंगल सेल है ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, तो जो सिंगल सेल है वो क्या करती है, सारे फंक्शन जो होते हैं वो यही परफॉर्म करती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शन। अब आपको स्ट्रक्चर से ही दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है अमीबा इसकी स्ट्रक्चर इर्रेगुलर शेप है। ठीक है, चाहे इसको इधर से थोड़ा और ज़्यादा निकाल दो, चाहे इधर से और निकाल दो। ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं होती। तो इसकी जो शेप होती है ये तो हमने सेल के बेसिस पे देखा, फिर हमने फंक्शन के बेसिस पे देखा क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं शेप के बेसिस पे। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी इर्रेगुलर शेप होती है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, फिक्स शेप होती है। ठीक है, आप अपनी बॉडी को एनालाइज करके इसे देख सकते हैं कि डेफिनेट शेप कैसे होती है। ठीक है, तो ये हमने शेप की बात की। अब अगर इसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है तो जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो सिंपलर होगा, और कोई सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है इसमें, तो सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, ये सिंगल सेल है तो ये तो इसके बाहर चारों तरफ एनवायरनमेंट ही तो होगा। तो ये जो सिंगल सेल है ये एनवायरनमेंट से एक्सपोज होती है, एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट। किसका एक्सपोजर, होल ऑर्गेनिज्म का। होल ऑर्गेनिज्म में है क्या, एक सिंगल सेल ही तो प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया था शायद, कि जो सेल्स होती हैं वो कंबाइन करके क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू। टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ऑर्गन कंबाइन होती हैं तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ये हमने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे तो सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसमें क्या है, सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के, तो क्या होगी, वो कंप्लीट सेल है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगी। लेकिन मल्टी सेलुलर में सारी जो सेल्स है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होंगी, सिर्फ जो आउटर सेल्स हैं वही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होंगी, एनवायरमेंटल में एक्सपोज होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर एक टर्म आती है, इसमें जैसे समझाया था अभी कि इसमें ये जो अंदर एक ही सेल है, इस सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होती है, इन स्ट्रक्चर्स का टर्म होता है, इनके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम, सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनलीज हैं ये सारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती हैं ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, इनको फंक्शन सारे परफॉर्म करने होते हैं, जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सिस्टम मिलके जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ये सारी ऑर्गेनलीज मिलके करती हैं। तो देखिए आप डिफरेंस एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारे डिफरेंसेस यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। पहला डिफरेंस किस बेसिस पे देखा हमने, सेल नंबर के बेसिस पे, कि कितने सेल्स होते हैं। इसमें सिंगल सेल होती है और इसमें मोर देन
1 होती है। शेप के बेसिस पे देखा हमने, इसकी कैसी थी, इर्रेगुलर शेप थी और इसकी डेफिनिट शेप थी। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था कि जो ये सेल होती है, इसमें जो सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, इसमें मोर देन 1 सेल प्रेजेंट होती है। तो जो सिंगल सेल होती है, इस वजह से इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, वो कैसा होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल सेल प्रेजेंट है तो सिंपल होगा, और बहुत सारी सेल्स मिलके ऑर्गन बना रही हैं ना, सेल्स मिलके टिश्यू बना रही है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसका कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये जो सिंगल सेल है, अगर फंक्शन के बेसिस पे हम देखें तो सिंगल सेल है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीपल सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट, एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट, इसमें जो सिंगल सेल कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है, मतलब एनवायरनमेंट से सराउंडेड होता है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर में क्या होगा, कुछ जो एक्सटर्नल सेल्स हैं वही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर तो हर किसी में मिलता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक जो सिंगल सेल है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो इसको हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनली लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ऑर्गेनली लेवल का क्या मतलब है, ये देखिए आप डायग्राम में, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और फूड वैक्यूल है, ये इसकी ऑर्गेनलीज हैं। ठीक है, हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल वो डिस्कस की थी, ये देखिए आप, इसमें ये तो न्यूक्लियस था, उसके बाद ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं। सेल के अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गेनली लेवल पे होता है, जबकि इनमें सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है, टिश्यू लेवल पे भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल पे भी हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी हो सकता है। होता है ना ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमने रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम ये बात की। सेलुलर लेवल पे जैसे बहुत सारे सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, हम आगे फर्दर बढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू और उसके अलावा मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये हम फर्दर बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सेल्स इंक्लूड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हमने 2 टाइप की सेल पढ़ी थी न्यूक्लियस के बेसिस पे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल्स को इंक्लूड करता है ये। और ये जो है इसमें सिर्फ यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड होती हैं। अब अगर बात करें हम लाइफ स्पैन की, ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि एक सेल प्रेजेंट है इनमें, अगर इसी सेल में इंजरी हो जाए तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे सर्वाइव नहीं कर पाता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें तो बहुत सारी सेल्स है, अगर मान लो हमारी बॉडी की कोई एक सेल है वो डैमेज हो जाए तो क्या हमें फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से? हाँ, कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ अगर डैमेज हो जाए तो हो सकता है अप टू सम एक्सटेंट कि डेथ के चांसेस हैं, लेकिन अगर मान लो आपकी स्किन है, स्किन के आउटर से यहाँ से ये लेयर डैमेज हो जाती है तो क्या उससे आपकी डेथ हो जाती है? वो दोबारा से नहीं आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्गर होता है, तो इसमें इंजरी से डेथ हो जाती है और इसमें नहीं होती है। सेल साइज़ की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या आप बैक्टीरिया को, अमीबा को नेक्ड आइज से देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना,
तो जो सेल का साइज होता है ये तो होता है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और इसमें जो सेल साइज होता है वो मैक्रोस्कोपिक होता है। क्या ह्यूमन बीइंग्स को भी आपको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ रहा है? जिस दिन ह्यूमन बीइंग्स को माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ गया तो ये समझ लो कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कहाँ से स्कूल चलेंगे, स्कूल में बच्चे बैठे होंगे तो टीचर को एक माइक्रोस्कोप वाले लेंसेज डलवाने होंगे अपने स्पेक्स में, तब वो देख पाएगा कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। एग्जाम्पल्स हमने बात की थी इसका, अमीबा, बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें जैसे हमने ह्यूमंस या फिर और कोई एनिमल, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस है जो कि आप अच्छे से पढ़ना, डायग्राम से आप कंपेयर करने की कोशिश करना। मल्टी सेलुलर में तो खुद का एग्जांपल ले लेना, किसी और को ढूंढने की ही ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो कोई भी सेल होती है उस सेल की शेप, स्ट्रक्चर, उसका साइज किस पे डिपेंड करता है ना। कि कोई भी सेल है, उस सेल की एक पर्टिकुलर शेप होती है कुछ की, और कुछ की नहीं भी होती है। शेप है, साइज है, ये किस पे डिपेंड करता है। हमने क्या बात की, जो अमीबा है उसकी तो कैसी होती है, रेगुलर शेप होती है, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ सेल्स होती हैं जिनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी सेल होती है उसका शेप और साइज डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे हम कुछ सेल्स की बात करते हैं जो हमारी बॉडी की ही सेल्स हैं। स्मूथ मसल सेल, जो स्मूथ मसल सेल होती है वो स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो एक्शन होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड या रिलैक्स्ड स्टेट में नहीं रह सकती, इसको हम कंट्रोल में नहीं रख सकते अपने। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हमारे हाथों का मूवमेंट है, ठीक है, आराम से जब चाहे हम इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन जो स्मूथ मसल होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये स्मूथ मसल सेल कहाँ होती है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, ठीक है। तो क्या है कि जो ब्रोंकाई है उनका जो मूवमेंट है या फिर लंग्स का जो मूवमेंट है, क्या वो हमारे कंट्रोल में होता है? नहीं होता, क्योंकि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। तो इनकी शेप इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग स्पिंडल शेप्ड होती है। फिर ब्लड सेल्स की बात करते हैं हम। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होती हैं ब्लड सेल्स। तो इन ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर है वो भी इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। जो आरबीसीज हैं वो हमारी पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन को सर्कुलेट करती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? जो हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी शेप होती है। नर्व सेल, जो नर्व सेल है इसका जो फंक्शन होता है वो होता है इम्पल्स कंडक्शन। ये आप फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। इम्पल्स कंडक्शन का क्या मतलब है कि जैसे, चलो आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, फटाक से आपका हाथ वहाँ से हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि यहाँ से इम्पल्स जनरेट होते हैं आपके और वो जाते हैं ब्रेन के पास, और उसका फंक्शन होता है नर्व सेल का, वो लेके जाती है इम्पल्सेस, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेन से आपके यहाँ पे इम्पल्स पहुँचता है कि यहाँ से हाथ हटाओ, ये डेंजरस चीज़ है, ठीक है। वो इम्पल्स भी नर्व सेल लेके आती हैं। फिर ओवम, ओवम क्या होता है? स्फेरिकल राउंडेड शेप होता है, ठीक है, जो कि स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है। अब स्पर्म आके ओवम के साथ फ्यूज़ होगा तो स्पर्म में कुछ पेनिट्रेशन टाइप होगा ना, जैसे यहाँ से ये पॉइंटेड एंड होता है ओवम का, ये ओवम आके इससे फ्यूज़ होता है। बोन सेल, जो कि हमारी कंप्लीट बॉडी का
नेटवर्क बनाता है, सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो ये जो सेल है इसके साथ दूसरी सेल आएगी और यहाँ पे इसके बीच में आके ऐसे इंटरलॉक हो जाती है और हिलने नहीं देती है। फैट सेल जो कि स्टोर करती है फूड को, ठीक है, इस वजह से ये लार्जर शेप होती है। तो ये जो नर्व सेल हैं, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, इनकी ऑलमोस्ट जो शेप होती है वो फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है। ये जो शेप है ये चेंज नहीं होती। आप नर्व सेल हमारी बॉडी में कहीं पे भी आप नर्व सेल को एनालाइज कर लेना, कहीं लेबोरेटरी में जाके आप कंफर्म कर लेना चाहिए नर्व सेल है वो हमारी बॉडी में फिक्स्ड होती है, इसकी शेप कभी चेंज नहीं होती। लेकिन जो अमीबा है इसकी इर्रेगुलर शेप होती है, चेंज होती रहती है बार बार, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हमने अभी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बात की, तो यूनिसेलुलर में हमने कहा सिंगल सेल है। अगर आपको याद हो, एक साइंटिस्ट थे विर्चो, इन्होंने क्या कहा था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जो पहले जो सेल्स होती हैं उनसे ही न्यू सेल्स अराइज होती हैं, ठीक है। नई सेल अपने आप तो टपक नहीं जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी पहले सिंगल सेल होती है, उसके बाद और सेल्स अराइज होती हैं उससे डिवीजन के थ्रू। समझ आया आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बीच में डिफरेंस? और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी सेल होती है उसकी शेप, उसका साइज किस पे डिपेंड करता है? तो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी इर्रेगुलर शेप होती है और कुछ की फिक्स्ड शेप होती है, कुछ सेल्स की। ओके, तो आप ये सब रिवाइज करना। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी हैप्पी।